Students, good morning. Today is my 15th period, सेकेंड चैप्टर का 15th पीरियड. इधर 3 दिन से मैं वीडियो नहीं दे रहा था जानबूझ के कि बहुत सारे स्टूडेंट नए नया ज्वाइन किए हैं, तो एक साथ 12-13 वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में थोड़ा कम आएगा या नहीं आएगा. आप लोग रेगुलर देखिए वीडियो को, दूसरा कोई उपाय नहीं है. ऑनलाइन क्लास में ये एक फॉल्ट है कि जब तक बार बार अगेन एंड अगेन आप लोग नहीं देखेंगे, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर होने में समय लगेगा. इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एकदम किताब सामने रखिए, चैप्टर सामने रखिए. हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इंग्लिश मीडियम का किताब रखिए, और इंग्लिश वाले तो खैर इंग्लिश का लेके बैठेंगे ही बैठेंगे. पिछले क्लास में मैंने इस रेडी के बीज के स्ट्रक्चर का हम लोग केवल स्केच ड्रा किए थे, और इसके बारे में हम लोग केवल इसका डिफरेंट पार्ट्स जो है इसका केवल हम लोगों ने नाम लिखा था, यानी कि इसका लेवलिंग किया था. इसके बारे में हम लोग ज्यादा कोई चीज का चर्चा नहीं किए थे. बट सीड के डिस्कशन में हम लोग ये बात देखे थे कि एक टिपिकल सीड में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, जो चना के बीज में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कास्टर सीड, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कास्टर सीड. रेडी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रेडी. आप देखिएगा ज्यादातर गर्मी के दिनों में ये अच्छे से आपको साफ साफ जब ड्राई होता है बीज, इसके फ्रूट को जब हम लोग तोड़ते हैं तो इसमें से रेडी का बीज क्लियर बाहर आ जाता है. थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर है ऑबलॉन्ग है, मतलब थोड़ा लंबा है. पीछे का जो पार्ट है थोड़ा सा ब्रॉड है, और ग्रेजुअली थोड़ा नैरोअर होते चला गया है टुवर्ड्स एपिकल एंड. मतलब धीरे धीरे क्रमशः एपिकल भाग के तरफ ये बीज तुलनात्मक रूप से पतला हो गया है पीछे वाले के तुलना में. अब देखिए सीड में मैंने क्या बताया था, सीड कोट होगा और उसके अंदर का फिर स्ट्रक्चर होगा. यहां भी जो होगा रेडी के बीज में, वह सीड कोट स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, लेकिन ये जो सीड कोट होगा ये ऊपर से आपको चित्तीदार यानी कि धब्बेदार यानी कि ब्रिसल के जैसा होगा. और ये ब्रिसल का मतलब हुआ कि इस पर ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का या भूरा कलर का इस पर पैच यानी कि धब्बा जैसा बना रहेगा. ये साफ साफ आपको दिखाई बाहर से ही दे देगा. सीड कोट में 2 लेयर क्लियर आपको दिखाई देंगे. याद कीजिए, बाहर वाले को हम लोग कहते हैं टेस्टा, और अंदर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? टेगमेन. यानी कि ये ऐसा बीज होगा जिसमें टेस्टा और टेगमेन क्लियर आपको दिखाई देंगे. अब देखिए अंतर क्या है. अंतर अब ये है कि इसका जो टेस्टा होगा हम क्या बोले हैं कि ब्रिसल के जैसा होगा, यानी कि चित्तीदार यानी कि धब्बेदार होगा, बट थोड़ा कड़ा होगा. और अंदर का जो टेगमेन है वह टेस्टा के अंदर वाले लेयर में मिलेगा. अब देखिए समझिएगा एक बात को कि ये रेडी के बीज में या कास्टर के बीज में इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या मिलेगा, जिसके आधार पर हम लोग इसको बोल देंगे कि ये रेडी का बीज है. तो देयर इज अ सिंगल स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज कैरंकिल. इसको क्या कहते हैं? कैरंकिल. ये एक्चुअली है क्या? मान लीजिए कि आप रेडी का कोई बीज ले लिए, इसके एपिकल भाग के तरफ देखिएगा तो एक व्हाइट कलर का स्पॉन्जी मुलायम रचना होगा, जिसको हम लोग अगर उंगली से नाखून से नोचेंगे तो नोचा जाएगा तुरंत, और मसलेंगे तो मसला जाएगा तुरंत. यानी कि मुलायम स्पॉन्जी आउटग्रोथ ये मिलेगा. आउटग्रोथ मतलब बीज के बाहर मिलेगा, यानी कि एपिकल भाग के बाहर मिलेगा. इसको कहते हैं हम लोग कैरंकिल. तब हम लोग कह सकते हैं ना कि कैरंकिल का मिलना ही रेडी के बीज का मुख्य पहचान है.
ये स्पॉन्जी है, पानी को एब्जॉर्ब करेगा और जर्मिनेशन प्रक्रिया में हेल्प करेगा। रेड़ी के बीज के जब हम लोग सीड कोट के अंदर चलते हैं तो इसके अधिकांश भाग को, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स को एंडोस्पर्म कवर किए रहता है। यानी कि सीड कोट के जब हम लोग अंदर चलेंगे तो एंडोस्पर्म बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा और यह आयली होगा, तेलीय होगा। और इसी एंडोस्पर्म में हमारा कोटिलिडन जो होगा वह 2 की संख्या में रहेगा, जो मेम्ब्रेनस होगा। एंडोस्पर्म आयली होगा, इसीलिए रेड़ी के बीज से हम लोग तेल का एक्सट्रैक्शन आराम से कर लेते हैं, क्योंकि यह आयली होता है। अब देखिए, इसमें जब अंदर के तरफ मोस्ट ऑफ द पार्ट मौजूद है तो जाहिर सा बात है कि जब एंडोस्पर्म मिल रहा है तो रेड़ी के बीज को हम लोग क्या कह सकते हैं? एंडोस्पर्मिक बीज, यानी एंडोस्पर्मिक सीड। और कोटिलिडन का संख्या कितना है? 2, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग डाइकोट सीड। यानी कि डाइकोट सीड भी हो गया और ये एंडोस्पर्मिक सीड भी हो गया। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जब हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए, हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश वाले बच्चे अपना अलग अलग लिखिएगा। पहले हिंदी वाले लिखिए। रेड़ी के बीज का संरचना। रेड़ी के बीज का संरचना। रेड़ी के बीज का संरचना। हिंदी वाले बच्चे ये लिख लीजिए। एकदम सामने किताब खोल के बैठ जाइएगा एनसीईआरटी का। चाहते हैं कि आसानी से और बढ़िया तरीका से हो तो, नहीं तो फिर बाद में आपको अफसोस होगा। हम बता देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कास्टर सीड। स्ट्रक्चर ऑफ कास्टर सीड डैश दे दीजिए। लिखिए पहला। इंग्लिश वाले बच्चे पहला स्टार्ट कीजिए। इट इज एंडोस्पर्मिक and dicot seed. Endospermic and dicot seed with almost oblong sepet. ठीक। हिंदी वाले बच्चे लिखिए। रेड़ी का बीज रेड़ी का बीज एंडोस्पर्मिक एवं द्विबीजपत्री बीज तथा थोड़ा लंबा एवं फूला हुआ ऑबलोंग होता है। फूला हुआ एवं ऑबलोंग होता है। दूसरा पॉइंट लिखिए। इट इज, दूसरा पॉइंट में आ जाइए। इट इज almost dry. It is almost dry towards outer side
almost dry towards outer side, and seed coat is brittle, brittle, brittle. Seed coat is brittle, comma hard, made up of outer testa and inner tegmen. हिंदी वाले बच्चे लिखिए इनर टेगमेन, हिंदी वाले बच्चे लिखिए। यह बीज सामान्यतः सूखा हुआ, सामान्यतः बाहर से सूखा हुआ होता है, एवं बीज कवच दो सतह का बना होता है, जिसमें बाहर वाले को टेस्टा एवं अंदर वाले को टेगमेन कहा जाता है। टेस्टा ब्रिसल जैसा, अर्थात याद देखिए, रेडी वाले बीज में बाहर से जब देखिएगा तो उस पर धब्बा जैसा रहता है, ब्रिसल जैसा, अर्थात इस पर भूरे एवं हल्के पीले रंग के धब्बे होते हैं, हल्के पीले रंग के धब्बे होते हैं। इसी में लिख लीजिएगा। इसी के अंदर वाले सतह पर टेगमेन सटा रहता है, अंदर वाले सतह पर टेगमेन सटा रहता है, अंदर वाले सतह पर टेगमेन सटा रहता है। तीसरा पॉइंट, इंग्लिश वाले बच्चे आ जाइएगा, लिखिए। The characteristic feature of castor seed is presence of a spongy and soft outgrowth, towards outer side of apical part, it is ऐसा कर ला, it helps in
absorption of water and in germination also, and in germination also, and in germination also। मतलब क्या हुआ, बीज के अगले सिरे पर बाहर के तरफ जो ये आउट ग्रोथ मिलेगा, ये हल्के उजले रंग का स्पॉन्जी होगा और ये पानी को अवशोषित कर लेगा, फूल जाएगा और अंकुरण में मदद करेगा। जर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया, अंकुरण। हिंदी वाले बच्चे लिखिए, रेड़ी के बीज का मुख्य पहचान, रेड़ी के बीज का मुख्य पहचान, रेड़ी के बीज का मुख्य पहचान, रेड़ी के बीज का मुख्य पहचान इसके अग्र सिरे के बाहरी सतह पर, इसके अग्र सिरे के बाहरी सतह पर, बाहरी सतह पर स्पंज के समान, स्पंज के समान उजले, स्पंज के समान उजले एवं उजले एवं मुलायम, मुलायम संरचना, मुलायम संरचना, संरचना का मिलना है, मिलना है। यह पानी का अवशोषण, पानी का अवशोषण करता है तथा तथा अंकुरण में मदद करता है। कैरंकेल अंकुरण में मदद करता है। इट इज नोन एज, इसमें लिख लीजिएगा, इसे हम लोग, इसे कैरंकेल, इसे कैरंकेल, इसे कैरंकेल कहा जाता है, कहा जाता है। इसे कैरंकल कहा जाता है। इंग्लिश वाले बच्चे का इस लग रहा है कि छूट गया, लिख लीजिए। इट इज नोन एज, इट इज कॉल्ड कैरंकिल, कैरंकल, कैरंकल कहा जाता है। फुल स्टॉप, ऐसे लिख लीजिएगा। यह माइक्रोपाइलर भाग, यह माइक्रोपाइलर भाग के तरफ मिलता है, के तरफ मिलता है, के तरफ मिलता है। फुल स्टॉप। इंग्लिश वाले बच्चे अपना लिखिएगा। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट, टुवर्ड्स inner side, towards inner side, inner side to testa, कॉमा कर लीजिए, tegumen is present, tegumen is present। after tegumen, after tegumen, endosperm, endosperm is present, which occupy, which occupy most of the part, most of the part, most of the part, and is
यहीं पर जोड़ लीजिएगा, एंड इज आयली, एंड इज आयली, एंड इज आयली, एंड इज आयली इन नेचर, एंड इज आयली इन नेचर। हिंदी वाले बच्चे लिखिए। टेस्टा के अंदर, टेस्टा के अंदर, टेस्टा के अंदर टेगमेन, टेस्टा के अंदर टेगमेन मिलता है, मिलता है, एवं इसके बाद, एवं इसके बाद एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। यह तेलीय, यह तेलीय स्वभाव का होता है तथा मुख्य संचित भोज्य पदार्थ, मुख्य संचित भोज्य पदार्थ होता है, होता है। पांचवा पॉइंट, इंग्लिश वाले बच्चे लिखिए। विद इन द एंडोस्पर्म, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये तो पूरा एंडोस्पर्म इधर हो गया, चारों तरफ से ही रहेगा, ये सब है टोटल। तो ये एंडोस्पर्म के बाद क्या है? इम्ब्रियो। एंडोस्पर्म के बाद क्या है? इम्ब्रियो। यानी कि इसी इम्ब्रियो में जब कोटिलिडन उपस्थित है, तो लिखिए विदिन द एंडोस्पर्म embryo is present, embryo is present, made up of टू, ये देखिए दो को कोटिलिडन हो गया, नहीं कि डाइकोट, मेड अप ऑफ टू फाइब्रस कोटिलिडन्स, टू फाइब्रस कोटिलिडन्स, फुल स्टॉप। अब यहां पर याद कीजिए, जब हम जहां पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था कोटिलिडन का, जिसको हम लोग टाइगेलम बोले थे, तो टाइगेलम के नीचे था हाइपोकोटाइल और इपिकोटाइल था ऊपर, यानी हाइपोकोटाइल माने नीचे, हाइपो मतलब बिलो। तो अब जो होगा इसमें हाइपोकोटाइल रेडिकल बहुत छोटा होगा, ठीक है, इसलिए कि हाइपोकोटाइल के बाद तो रेडिकल मिलता है, क्योंकि इपिकोटाइल के बाद प्लीम्यूल है, तो दोनों छोटा होगा। तो लिख लो हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। आ जाइए हिंदी वाले बच्चे, लिखिए एंडोस्पर्म के अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर इम्ब्रियो, EMBRYO, इम्ब्रियो, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा भ्रूण, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा भ्रूण, इम्ब्रियो उपस्थित रहता है, इम्ब्रियो उपस्थित रहता है,
जो दो रेशेदार बीज पत्र का बना होता है फुल स्टॉप। इसमें हाइपोकोटाइल तथा रेडिकल दोनों बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, अब हेडिंग मार दीजिए मक्का के बीज का संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीट। एनसीईआरटी के किताब में देख लीजिएगा, मक्का का स्ट्रक्चर एकदम आपको बढ़िया से उसमें बनाया हुआ है, ड्रा किया हुआ है। हम इसको रफ बना दे रहे हैं अभी, लेकिन आप इसको अपना देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, समय इसमें हम बर्बाद नहीं करेंगे ज्यादा, फिर गड़बड़ा जाएगा। आप लोग अपना इसमें से मत बनाइएगा, किताब में जो उस दिन बोले थे फिगर नंबर अपना उतार लीजिएगा और उसी से बनाइएगा। पोलियो RRHIZA याद कीजिए, पोलियो राइजा, ये हो गया रेडिकल, और ये एल्यूट्रॉन लेयर, एल्यूट्रॉन सतह, ये जरूर अपना लिखिएगा। ये हो गया आपका स्कूटेलम, ये भी लिख लीजिएगा स्कूटेलम। इसमें इसका ये जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा होता है, ढेर, ये जो होता है कम। ये हो गया एम्ब्रियो, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एंडोस्पर्म। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहीं पर इसको कर लीजिए पोलियो टाइप। हो गया। चलिए आगे, सिंपल सा बात है कि मक्का के बीच में आपको छिलका साफ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर बालू वालू में जब इसको हम लोग रोस्टिंग करते हैं, भूंजते हैं, तो पपड़ी जैसा रचना इसमें दिखाई देता है। इसमें बीज पौच कभी बटा नहीं, दो भाग में, यहाँ पर जो है साफ दिखाई नहीं दे रहा है। 40 लीटर में भी एक ही होगा, इसलिए इसको मोनोकॉट। तो पहला पॉइंट आ गया, इट इज मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड, कोई पूछ दे कि काहे मोनोकॉट है, तो क्योंकि इसमें बीज पत्र का संख्या कितना है, 1, और एंडोस्पर्म मिल रहा है, तो क्या होगा, एंडोस्पर्मिक सीड होगा। ये जो मक्के का एक दाना आप निकालिएगा तो इसमें 2 पार्ट आपको साफ दिखाई देगा। ऊपर वाला जो भाग है ये थोड़ा कड़ा, थोड़ा हल्के ज्यादा पीले रंग का, और नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा होता है हल्के क्रीम कलर का।
नीचे वाला पार्ट तो जहां से सटा रहता है उसके ये में स्ट्रक्चर में अंदर की तरफ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो हल्का मुलायम होगा, इसमें से दूध जैसा स्ट्रक्चर भी निकलता है। तो एंडोस्पर्म मिलने के चलते इस बीज को हम लोग कह देंगे एंडोस्पर्मिक सीड। और एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो ये दोनों को बांटने वाला जो लेयर है, इसी लेयर को हम लोग कहते हैं एल्यूरोन लेयर। कभी कभी जब मक्का आप लाते हैं भुट्टा खरीद के, तो बहुत ज्यादा अगर मैच्योर नहीं है, यानी कि कड़ा नहीं है, मुलायम है, तो एक दाना को निकाल कर जब उंगली से आप दबाते हैं तो एक बहुत छोटा सा रचना उसमें से बाहर आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं, एस्कुटेलम। इस एस्कुटेलम का मिलना ही इस मक्के के बीज का मुख्य पहचान है। बाकी कोई बीज में एस्कुटेलम क्या होगा, नहीं मिलेगा। इसके ठीक ऊपर आपका कोलियोप्टाइल मिलता है, और इसी कोलियोप्टाइल के पास यहाँ पर नीचे में सटा हुआ क्या रहेगा, प्लीम्यूल। तो याद कीजिए, मैंने बोला था कि प्लीम्यूल क्या है, जिस मासेज ऑफ टिश्यू के द्वारा घिरा रहता है उसको कहते हैं हम लोग कोलियोप्टाइल। ठीक उसी तरह से रेडिकल जिस मासेज ऑफ टिश्यू के द्वारा घिरा रहता है इसको कहते हैं कोलियोराइजा। यानी कि हमने उस समय समझाया था कोलियोराइजा में आर आ रहा है, यानी कि ये रूट के फॉर्मेशन में रहेगा, और कोलियोप्टाइल में अब जब एक रूट का फॉर्मेशन हो गया तो ये स्टेम के फॉर्मेशन में रहेगा। तब एस्कुटेलम करेगा क्या, एस्कुटेलम मजबूरी में परिस्थिति के हिसाब से ये पानी का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। किससे, एंडोस्पर्म से, ताकि ये मुलायम रहे अंदर के तरफ से। इसको यहाँ से जर्मिनेट करना, तो इसको वेटी रहना क्या है, बहुत जरूरी है, मॉइस्चराइज का बहुत जरूरी है। लिखिए इस पार्ट को, लिखिए मोनोकॉट सेट एंड एंडोस्पर्मिक बोले है ना, तो लिखो, हिंदी वाले बच्चे लिखिए, पहला पॉइंट लिखो, मक्के का बीज एक बीज पत्री, मक्के का बीज एक बीज पत्री एवं एंडोस्पर्मिक बीज होता है। एक बीज पत्री एवं एंडोस्पर्मिक बीज होता है। दूसरा, इट इज somewhat broad and flattened, somewhat broad and flattened। लिखिए, यह सामान्यतः चौड़ा एवं चपटा होता है, चौड़ा एवं चपटा होता है। तीसरा पॉइंट, मेज सीड is made up of two important parts known as upper एंडोस्पर्म। ये थोड़ा बड़ा होता है एरिया, इसलिए लार्जर कर दीजिएगा, अपर एंडोस्पर्म एंड लोअर इम्ब्रियो। ये क्या होता है, स्मॉलर। ये थोड़ा सा क्या होता है, छोटा। ये थोड़ा क्या होगा, छोटा, स्मॉलर। लिखो, हिंदी वाले बच्चे लिखिए, मक्के का बीज मुख्य रूप से दो भागों का बटा होता है, जल्दी लिया, बटा होता है, जिसे एंडोस्पर्म, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, ऊपर के तरफ एवं बड़ा, ब्रैकेट बंद, तथा इम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, इम्ब्रियो ब्रैकेट में कर लीजिएगा, भ्रूण, इम्ब्रियो जो नीचे के तरफ एवं छोटा होता है।
छोटा होता है, छोटा होता है। अगला पॉइंट तीसरा लिखिए, बोथ द पार्ट्स आर, बोथ द पार्ट्स आर, बोथ द पार्ट्स आर, बोथ द पार्ट्स आर separated by, both the parts are separated by, parts are separated by क्या था, a neuron layer, separated by a neuron, a neuron layer। लिखिए हिंदी में, हिंदी वाले बच्चे लिखिए, मक्के के बीज में, बीज में एंडोस्पर्म तथा इम्ब्रियो, एंडोस्पर्म तथा इम्ब्रियो, एंडोस्पर्म तथा इम्ब्रियो को एल्यूरोन सतह, को एल्यूरोन सतह अलग अलग, अलग अलग बांट देता है, एल्यूरोन सतह अलग अलग बांट देता है। अगला पॉइंट आ जाइए, जय नंबर होगा अपना नंबर बढ़ा लीजिएगा। लिखिए, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेगा, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेज सीड, ऑफ मेज सीड, ऑफ मेज सीड इज द प्रेजेंस ऑफ एस्कुटेलम, प्रेजेंस ऑफ एस्कुटेलम। बहुत सारे किताब में कुटेलम भी है, एस साइलेंट है, इससे अपना प्रोनाउंसिएशन आपको जैसे समझ में वैसे कर लीजिए, स्पेलिंग इसका यही है। लिखिए, देखिए, मक्के के बीज का मुख्य पहचान एस्कुटेलम, और यहां लिखिएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये करता है। मक्के के बीज का मुख्य पहचान, हिंदी वाले बच्चे लिखिए, मक्के के बीज का मुख्य पहचान एस्कुटेलम, एस्कुटेलम का मिलना है, जो पानी के अवशोषण में, पानी के अवशोषण में मदद करता है, पानी के अवशोषण में मदद करता है। अगला पॉइंट इंग्लिश वाले बच्चे लिखिए, हम क्या बोले अभी, अगर हम लोग मक्के के बीज को फ्राई कर देते हैं ड्राई, तो ड्राई जब होगा तो पपड़ी जैसा इसमें निकल आएगा, यानी कि यहाँ पर पेरिकार्प पर सीड कोट एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड रहता है। तो लिख लीजिए, इन मेज सीड, ऐसे कर लो, सीधे सीधे लिखिए, पेरिकार्प एंड सीड कोट, पेरिकार्प एंड सीड कोट आर फ्यूज्ड। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए, पेरिकार्प तथा बीज आवरण, पेरिकार्प तथा बीज आवरण दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड रहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड रहते हैं, FUSED फ्यूज्ड, ब्रैकेट में कर लीजिएगा जुड़े, ब्रैकेट में क्या कर लीजिएगा, जुड़े रहते हैं। अब एक बात ध्यान से समझिए, हम क्या बोले थे कि प्लेम्यूल जिस मासेज ऑफ टिश्यू के द्वारा घिरा रहता है उसको कहते हैं हम लोग कोलियोटाइल, और अगर रेडिकल जिस मासेज ऑफ टिश्यू के द्वारा घिरा रहता है उसको क्या कहते हैं, कोलियोराइजा। ये मेज के सीड में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इस बात को लिखिए, लिखिए,
रूट इज कवर्ड बाय, रूट का मतलब क्या चीज, रेडिकल, तो लिख लीजिए रेडिकल इज कवर्ड बाय, रेडिकल इज कवर्ड बाय masses of tissues known as coleorrhiza and plumule is covered by masses of tissues known as coleoptile. Both are clearly visible in maize sheet. हिंदी वाले बच्चे अब लिख लीजिए, लिखिए मक्के के बीज में प्लीम्यूल, मक्के के बीज में प्लीम्यूल बहुत से ऊतकों के समूह द्वारा घिरा रहता है, जिसे कोलियोप्टाइल एवं रेडिकल जिस ऊतकों के समूह द्वारा घिरा रहता है उसे कोलियोराइजा कहा जाता है। समझने के लिए देखिए, कोलियोराइजा हो गया क्या, रेडिकल, और कोलियोप्टाइल हो जाएगा प्लीम्यूल। यानी कि रेडिकल से क्या बनता था, रूट, और प्लीम्यूल से क्या बनता था, शूट यानी कि स्टेम। बस ये आपका बीज खत्म। अब मैं कल क्या करूंगा कि एनसीईआरटी का जो चैप्टर में कोई बोल्ड लेटर में या बोल्ड स्याही से कुछ टर्म दिया है, जैसे इमैस्कुलेशन है, बैगिंग है, पोलन और स्टिग्मा का इंटरेक्शन है, उसी तरह से कल एक और कोई क्वेश्चन पूछा था, याद नहीं आ रहा है, वो सब टर्म उसी में दिया हुआ, आप लोग ठीक से पढ़े नहीं है, नहीं तो उसमें साफ साफ लिखा है, हम उसको कर देंगे कल। और उसके बाद ये ऑलमोस्ट हमको लग रहा है कि ये चैप्टर अब समाप्त होने के कगार पर है। जाइए पढ़िए लिखिए। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।